हाँ जी, मेरे सीएमए इंटर के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। हाल में सीएमए फाउंडेशन का रिजल्ट आया। जो स्टूडेंट सीएमए फाउंडेशन से अब सीएमए इंटर पे आ चुके हैं, ये वीडियो उनके लिए है। जो स्टूडेंट डायरेक्ट एंट्री से अभी सीएमए में आने वाला है, यानी कि ग्रेजुएशन से मोटा माटी जून 24 में या दिसंबर 24 में अपना एग्जाम देने को सोच रहा है, ये वीडियो आपके लिए है। जो व्यक्ति अभी सीएमए फाउंडेशन क्लियर किया है और वो जून वाला अटेम्प्ट ना देते हुए दिसंबर 24 में बोथ ग्रुप देने का प्लान कर रहा है, ये वीडियो आपके लिए है। तो तीन कैटेगरी के स्टूडेंट हो गए। सीएमए फाउंडेशन हाल पे क्लियर किया है, जून 24 पे सिंगल ग्रुप देने वाले हो। सीएमए फाउंडेशन से नहीं हो, डायरेक्ट एंट्री से हो, जून 24 में या तो सिंगल ग्रुप दे रहे हो या तो बोथ ग्रुप दे रहे होगे। आप दिसंबर में देने वाले हो, बोथ ग्रुप देने वाले हो, सिंगल ग्रुप देने वाले हो, डायरेक्ट एंट्री से हो, फाउंडेशन वाले हो, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ 9 बातें करने वाला हूं, मोटा मोटा, बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा। पहला तो लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की, सीएमए इंटर के अगर आपको जून 24 या दिसंबर 24 वाला एग्जाम देना है, लास्ट डेट। सिंगल ग्रुप देना चाहिए कि बोथ ग्रुप देना चाहिए। तीसरा, कौन से फैक्टर्स को आपको ध्यान रखना चाहिए सीएमए की क्लासेस को लेने से पहले, परचेस करने से पहले, इनरोल करने से पहले। क्लास लेना चाहिए कि सेल्फ स्टडी करना चाहिए, और अगर आप क्लास लेते हो तो फेस टू फेस लो कि लाइव लो कि रिकॉर्डिंग लो, क्या करना चाहिए। सर रैंक होने, यानी कि रैंक लाके मैं पास हूं कि सिर्फ पास हूं। अगर मैं सिर्फ पास होता हूं तो क्या मैं रैंक वाले की अपेक्षा में बहुत कम वैल्यू रखूंगा? क्या रैंक वाले को अलग प्रिविलेज मिलती है क्या? ये बात करेंगे। प्लानिंग और रिवीजन स्ट्रेटेजी, यानी कि एग्जाम के पहले आपको किस हिसाब से अपनी एकेडमिक्स को मैनेज करना होता है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इस पे बात करेंगे। सेवेंथ वाला जो है कि भैया कॉलेज वर्सेस सीएमए। सर मेरा रेगुलर कॉलेज है तो मैं सीएमए का कैसे करूं, मेरे को तो बोथ ग्रुप देना है। किसको ज्यादा तवज्जो दूं सर, कॉलेज को तवज्जो दूं कि सीएमए के कोर्स को तवज्जो दूं? मेरी क्लासेस के बारे से बताऊंगा, हमारे पास क्या क्या क्लासेस अवेलेबल है। प्रमोशनल हो जाएगा ये, थोड़ा सा पहले ही बता रहा हूं, तो आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो 8वें वाले को। नाइन्थ है मंत्रा फॉर सक्सेस, कि भाई जीवन में सक्सेसफुल होना है तो लास्ट पे ये मंत्र जरूर सुन के जाना। मैं इसी सीक्वेंस में सारी चीज बताऊंगा। आपको शायद लगे कि यार ये मेरे काम की नहीं है, तो आप आगे स्किप करके देख सकते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको बहुत अच्छा एक स्कोप और एक फ्रेमवर्क मिल जाएगा, अपनी बहुत सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक जरूर देखना। हाँ, अब 8वां वाला जो एक प्रमोशनल चीज है, आप उसको चाहो तो स्किप कर सकते हो, मैं अपनी क्लासेस के बारे से कुछ बताऊंगा। बाकी इन सारे पॉइंट्स जो मैं लिखा हूं, बिना अपने खुद के स्वार्थ से, मेरा इस पे कोई लेना नहीं। अप फ्रंट जो मार्केट की रियलिटी है, मुंहफट होके, स्ट्रेट होके आपके सामने सारी चीज रखूंगा, ताकि आप अवेयर रहें चीजों से और सही मार्ग में चलते हुए अपने जीवन के अंदर अच्छी उपलब्धियां हासिल करके सफल बने। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, शुरू करते हैं सबसे पहले कि भाई लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की सीएमए इंटर की, जून 24 में अगर आप एग्जाम देना चाहते हो तो 31 जनवरी 2024, लगभग लगभग आज से अगर मैं बोलूं तो 15 से 16 दिन बचे हुए हैं। दिसंबर 24 में देना चाहते हो तो 31 जुलाई। तो आप अगर दिसंबर 24 पे एग्जाम देना चाहते हो तो आपके पास बहुत टाइम है रजिस्ट्रेशन के लिए। बट जून 24 में देना चाहते हो तो वेट मत करिएगा। अभी भी इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लोडिंग है, क्योंकि इंस्टीट्यूट अपने न्यू एक इनहांस्ड वर्जन में काम कर रही है। तो समय रहते हुए रजिस्ट्रेशन करा लेना। एंड डेट का वेट मत करना, क्योंकि एंड डेट में आते आते लास्ट के 3-4 दिन में हो सकता है बहुत ज्यादा हैवी रश हो, सब रजिस्टर कर रहे हो, सर्वर डाउन आ रहा है, कभी आपका पेमेंट फेल हो रहा है, बहुत सारी चीजें आपको अटकाएगी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो आप समय रहते रजिस्टर कर लेना। यदि आपको जून 24 में एग्जाम देना है तो दिसंबर के लिए तो बहुत ज्यादा टाइम है। फिर जीवन में आगे बढ़ते हैं, बात आती है कि सर सिंगल ग्रुप करें कि बोथ ग्रुप करें। अब देखो भैया, जिसका एग्जाम जून 24 में है, जो डायरेक्ट एंट्री वाला स्टूडेंट होगा, या किसी कारणवश उसको लग रहा है कि मेरा सीएमए इंटर का दिसंबर 23 एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया है और वो दिसंबर 23 में सिंगल ग्रुप दिया होगा, वो जून 24 में बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहा होगा, एक सेपरेट सेगमेंट है वो। अभी अगर मैं बात करूं उन सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट की जिसने हाल पे एग्जाम दिया था, ठीक है,
और अब वो जून 24 में, यानी कि अभी रिजल्ट आया हाल पे, और अब वो जून 24 में एग्जाम देने जा रहे हैं। तो भाई साहब देखो, ऐसा बोथ ग्रुप तो आप दे ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है, तैयारी भी तो होनी चाहिए ना उसकी। तो आप सिंगल ग्रुप ही करेंगे, ठीक है। सर आपका क्या कहना है सर कि हम जून 24 को स्किप कर दे सर और दिसंबर 24 में बोथ ग्रुप दे, ऐसा करेंगे क्या? हमेशा मेरा मानना यह रहा है कि भाई साहब अटेम्प्ट कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। इसका लॉजिक बड़ा क्लियर है कि भाई इस बात की क्या गारंटी है कि जब आप दिसंबर 24 में बोथ ग्रुप देंगे तो आप बोथ ग्रुप क्लियर ही करेंगे। हो सकता है आप एक ग्रुप क्लियर करो, तो फिर भैया जून वाले अटेम्प्ट में क्या बुराई थी, यहां पे भी तो एक ग्रुप क्लियर हो जाता। या अनफॉर्चुनेटली हो सकता है कि आप दिसंबर 24 में एक भी क्लियर ना कर पाओ। तो अच्छी बात, समझदारी की बात यह कि जून 24 में पहले एग्जाम दिए, सिंगल पास हो गए, बहुत अच्छी बात है। दिसंबर 24 में अपने को दूसरा ग्रुप देना है, अनुभव भी हो जाएगा पेपर का। फेल हो गए तो एटलीस्ट आइडिया लग जाएगा कि अच्छा इस लेवल का पेपर आता है, तो आप दिसंबर 24 में बोथ ग्रुप का प्लान कर सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, एब्सोल्युटली सुनने समझने के बाद डिसीजन आपको ही लेना है कि आपको जून 24 में सिंगल ग्रुप देना चाहिए, एक अटेम्प्ट लगाना चाहिए। पास हुए बहुत अच्छा, दिसंबर 24 में सेकंड ग्रुप दीजिएगा। और अगर नहीं हो पाते हो क्लियर तो ठीक है, एक अनुभव हो जाएगा, आप दिसंबर 24 में बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। नहीं सर मेरे को तो ऑल इंडिया रैंक लाना है सर, मेरे को भी भूत चढ़ा हुआ ऑल इंडिया रैंक का सर, मैंने देखा है सब ऑल इंडिया रैंक बनने के बाद यूट्यूब में आके एकदम काउंसलर बन जाते हैं, बढ़िया उनका चैनल ग्रो करता है, सब उनको एकदम भगवान मानने लग जाते हैं स्कोर्स का। हमको तो रैंक लाना है। तो फिर इस परिस्थिति में जब आपकी सोच ये है कि भाई आपको रैंक ही लाना है, तो भाई साहब जून 24 में आप लोग जो सीएमए फाउंडेशन अभी क्लियर किए हो, आप लोग जून 24 में संभव ही नहीं कि आप बोथ ग्रुप की तैयारी करके आप एग्जाम दो। तो ये दिसंबर 24 में ही आपको करना पड़ेगा अगर आप वो एआईआर वाले सेगमेंट में जाना चाहते हो तो। अन्यथा मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जून 24 में बकायदा एक ग्रुप की रज की तैयारी करिए, प्यार मोहब्बत से एक निकालिए, फिर प्यार मोहब्बत से दूसरा। तो बोले सर इसमें तो हमारी रैंक नहीं आएगी, हमको भगवान कैसे मानेंगे, फिर हमको ऐसे कैसे सेलिब्रिटी कैसे मानेंगे इस कोर्स का सर, हमको भी तो भैया हवाबाजी करनी है। उसके लिए आगे आंसर है कि अगर आप रैंक नहीं लाते हैं, नॉर्मली पास होते हैं, तो क्या होगा उसमें, आगे उस पर चर्चा करेंगे। और एक और बात बोलना चाहता हूं सिंगल ग्रुप वर्सेस बोथ ग्रुप पे। भाई साहब देखो ऐसा है कि जून में अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो संभव भी नहीं है। आप दिसंबर में अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो उसके लिए भी अभी कोई सही समय नहीं है ये डिसाइड करने का कि आपको बोथ ग्रुप देना चाहिए कि सिंगल। भाई दिसंबर का है आपका एग्जाम, आप एक ग्रुप से पढ़ाई शुरू करिए। क्लासेस करना कोई बहुत बड़ा चैलेंज का काम नहीं है, आपने क्लासेस कर ली बहुत अच्छे से, मस्त मजा आ रहा है, हर फैकल्टी आपका मन पसंद का है, एंजॉय करते हुए क्लास की। क्लास करने में कोई चैलेंज नहीं है। क्लास के बाद राजा जब हमको आठों सब्जेक्ट को मैनेज करना होता है एग्जाम के कुछ समय पहले रिवीजन के वक्त, फिर एग्जाम जब आ जाता है बैक टू बैक, उस पे पूरे सब्जेक्ट को एक दिन के अंदर समेटना, और इस समेटने के लिए जो पिछले 1.5 महीने के रिवीजन की जो प्रॉपर प्लानिंग और ये समझना, मेंटली साउंड रहना, ताकतवर रहना, और वो एक चैलेंज होता है मेंटेन करना। लास्ट लास्ट तक जाते जाते कई बार अपन नहीं संभाल पाते उन 8 सब्जेक्ट को। सो मेंटली फिट रहना, उन 8 सब्जेक्ट को लेके चलने की औकात रखना, ये एक चैलेंज होता है। 8 सब्जेक्ट की क्लास करना कोई चैलेंज नहीं होता है। सो एक चीज और कि अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हैं और दिसंबर में अगर आपका एग्जाम रहेगा, स्टार्ट विद फर्स्ट ग्रुप। देखिए कोर्स की कितनी गहराई है, हर सब्जेक्ट की कितनी गहराई है। जैसे डीटी और आईडीटी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, अपने आप में काफी वास्ट सब्जेक्ट है। लॉ का सिलेबस भी कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है, 4 सेगमेंट है, बिजनेस लॉ अलग है, कॉर्पोरेट लॉ अलग है, इंडस्ट्रियल लॉ अलग है, एथिक्स अलग है, वो भी अपने आप में बड़ा है। तो स्टार्ट विद फर्स्ट ग्रुप, आराम से उसको देखिए, समझिए, गहराई नापिए। देखिए ग्रुप 1 स्टार्ट करने के बाद 1.5 से 2 महीने के बाद आपकी क्या स्थिति है उस पर, कि आपने अब तक जो पढ़ा है कि आप उसको संभाल पा रहे हो, पीछे मुड़ के रिवीजन कर रहे हो तो चीजें याद आ रही है कि इसमें और एफर्ट लगने वाले हैं। तो 1.5 से 2 महीने के अंदर आपकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस और जिस परिस्थिति में आप रहोगे वो ऑटोमेटिकली आपको जवाब देना शुरू करेगी कि हाँ भाई आप किस चीज के लिए बने हुए हो, आपकी मेंटल कैपेसिटी, फिजिकल कैपेसिटी एक प्लानिंग के साथ किसके लिए बनी है। उसके लिए आपको किसी का वैलिडेशन का जरूरत नहीं है
कि सर मैं सिंगल ग्रुप करूं कि बोथ ग्रुप करूं, वो आपका मेंटल साउंड आपको खुद बताएगा कि आप किसके लिए कैपेबल हो। तो स्टार्ट किया जाए फर्स्ट ग्रुप से, फिर उसके बाद जो हालत रहेगी उसके बाद अपन समझ जाएंगे कि अपने को सिंगल करना है कि बोथ ग्रुप करना है। ठीक है सर। फिर बात आती है कि अगर हम सीएमए की क्लासेस को चूज करते हैं तो कौन से फैक्टर्स को अपने को ध्यान रखना है, कैसे हमको सही चुनाव करना है अपने लिए मैंने इसे इंडिविजुअल के लिए। आइए समझते हैं। सबसे पहले तो ट्रैप से बच के रहे, बी वेयर ऑफ ट्रैप्स। पहला ट्रैप, हैवी डिस्काउंट। बोथ ग्रुप की क्लास, अच्छा बोथ ग्रुप लोगे तो आपको 30,000 रुपए में दे देंगे। 30 क्या, बोथ ग्रुप की क्लास आपको 20 में भी मिल जाएगी, 25 में भी मिल जाएगी, कई तो 15 में दे देंगे, कई 12 में दे देंगे। बेहतरीन, आप बोथ ग्रुप ले लो, हमारे यहाँ गजब डिस्काउंट चल रहा है। भाई साहब, आप इस कोर्स में डिस्काउंट अवेल करने के लिए नहीं आए थे, आप इस कोर्स में आए थे सफलता प्राप्त करने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए। तो क्लासेस तो अलग अलग वैरायटी के अवेलेबल है, अलग अलग रेंज की अवेलेबल है। बहुत ज्यादा महंगी क्लास में भी कभी कभी आपको वैल्यू बहुत कम मिल सकती है, बहुत सस्ती क्लास में भी कभी कभी वैल्यू शायद ज्यादा मिल पाए, लेकिन उम्मीद कम है, चांसेस कम है जब बहुत सस्ती क्लास है कि उस पर वैल्यू मिले। तो भाई साहब ये प्राइस वाले क्राइटेरिया में तो बैठना ही मत आप, मैं बता रहा हूं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अच्छे अच्छे ऑल इंडिया रैंकर जिनका खुद का यूट्यूब चैनल है, वो खुद भी आके बात अपफ्रंट होके बोलते हैं कि हैवी डिस्काउंट के ट्रैप में मत फंसिएगा, समझिएगा कि क्लास आपके लिए अनुकूल है क्या, आपको मन को संतुष्ट कर रही है क्या, उसके पढ़ाने के बाद आपका उस सब्जेक्ट में कमांड आ रहा है क्या। 2-5 हजार बचाने के चक्कर में आप अपने पूरे करियर का दाव मत लगाना, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट होता है। अगर पहले ही अटेम्प्ट में अगर अपने को तकलीफ आ जाती है तो अपना ना मॉरल डाउन होता है, उसको बूस्ट करने के लिए फिर वापस से समय लगता है, और वो जो टाइम वेस्ट होता है ना, दैट टाइम इज मनी। तो क्लास लेते समय जो चंद पैसे आप बचा रहे हो, उसके बाद जो समय वेस्ट होता है, उसकी अगर पैसे से तुलना करूं तो वो 4 गुना है जो आपने पैसे बचाए थे। तो ध्यान रखिएगा भाई, हैवी डिस्काउंट के ट्रैप में ना ही फंसिएगा। वैसे भी अगर आप देखोगे कि सीएमए की क्लासेस की जो रेंज होती है, आमतौर पे अच्छी क्लासेस की जो रेंज होती है, वो स्टार्ट होती है कि लगभग लगभग 17-18 हजार से लेके 25 से 30 हजार तक की क्लासेस है। तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। और वाकई में अगर आपको कोई फाइनेंशियल क्रंच है तो हर इंस्टीट्यूट, जितना भी इंस्टीट्यूट है, मैं जितना जानता हूं, हम जिनके साथ जुड़े हुए, सब कोई आपके इस फाइनेंशियल क्रंच अगर वो जेन्युइन है तो कंसिडर करके आपको कंसेशन भी प्रोवाइड करते हैं। तो भाई साहब, डिस्काउंट वाली क्लासेस के ट्रैप में मत फंसिएगा। तो सर कैसे चूज करेंगे वो मैं बताऊंगा आपको। दूसरा, रैंक फैक्ट्री। हमारे यहाँ रैंक प्रोड्यूस होते हैं भाई साहब, हमारे फैकल्टी ऐसा ऐसे करके बूम बड़ाका हो जाए, धमाका कर देगा एक बार, आप रैंक होल्डर बन जाएंगे भाई साहब। अब ये रैंक फैक्ट्री जो है ना, ये जो रैंक हमारे यहाँ से ऑल इंडिया रैंक आते हैं, अब इस फैक्टर का कोई वजूद नहीं रहा। क्यों बोलता हूं, आज बच्चा 4 सब्जेक्ट की 8 सब्जेक्ट की 8 अलग जगह से क्लास ले लेता है। लॉ ले लिया मेरे से, अकाउंट्स किसी और से, कॉस्टिंग किसी और से, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स कहीं और से। और हर फैकल्टी की मेंटरशिप लेने के बाद, अपनी मेहनत करने के बाद उसका आया यह ऑल इंडिया रैंक। बरोबर है क्या? अब हर फैकल्टी उसको बताएगा, देखो हमारे पास पढ़ा तो ऑल इंडिया रैंक आया। भाई साहब देखो, प्रत्येक फैकल्टी के पास, अगर मैं कहता हूं 100 स्टूडेंट है, उन 100 स्टूडेंट में 5 अगर रैंक होल्डर है, 45 उसमें और पास होंगे, तो 50 फेल होने वाले भी हैं। कोई भी, कितना भी अच्छा फैकल्टी, पुराना फैकल्टी, अनुभवी फैकल्टी आप ले लो, उसके पास सब कुछ मिलेगा, रैंकर भी मिलेगा, पास वाला भी मिलेगा, फेल वाला भी मिलेगा। तो भाई साहब, अगर एक ही फैकल्टी से पढ़ के बच्चा रैंक भी ले आ रहा है, फेल भी हो जा रहा है और पास भी हो जा रहा है, इससे ये बात तो क्लियर है कि मेंटरशिप हर बच्चे को एक ही मिल रही है। ये बच्चे के ऊपर है कि उसने कैसी मेहनत की। उसने पास होने वाली मेहनत की, वो पास हुआ। उसने नहीं मेहनत की, मार्गदर्शन को ढंग से फॉलो नहीं किया, फेल हो गया। किसने बहुत अच्छे से मार्गदर्शन फॉलो किया, मेहनत किया, रैंक आ गई। तो भाई साहब, किसी फैकल्टी के अंदर मुझे नहीं लगता कि काबिलियत है कि आपकी वो रैंक होल्डर ला रहा है। अगर किसी फैकल्टी के अंदर काबिलियत है कि भाई वो रैंक प्रोड्यूस कर रहा है, तो उस क्लास में प्रत्येक बच्चे की रैंक आनी चाहिए। चलो प्रत्येक की नहीं आनी चाहिए, कुछ की आनी चाहिए, बाकी पास तो होने चाहिए, एटलीस्ट फेल तो नहीं होने चाहिए। अगर टीचर के अंदर इतना वो है कि भाई वो रैंक टीचर की वजह से आ रहा है,
सो इट्स नॉट अबाउट टीचर, इट्स ऑलवेज अबाउट अ स्टूडेंट कि उस टीचर की मेंटरशिप को वो फॉलो करके कैसे आगे निकल रहा है। तो 4 अलग दिशा से अपन ने क्लास लिया, हर जगह आपको वही रैंक होल्डर मिल रहे हैं। हाँ, कोई एक एकेडमी है, लगातार 10 साल हो गए हैं, रैंक पे रैंक, रैंक पे रैंक, रैंक पे आ रहा है उसी एकेडमी के अंदर। एक ही एकेडमी है, 4 सब्जेक्ट वहीं पढ़ रहा है, 8 सब्जेक्ट वहीं पढ़ रहा है, वहीं से सारे रैंक आ रहे हैं। तो भाई फिर ये तो एकेडमी है भाई लगातार कंसिस्टेंट। अब एक एकेडमी से एक सब्जेक्ट, दूसरे से दूसरा, तीसरे से तीसरा सब्जेक्ट लेके आप बोले भाई देखो ये हो गया हमारा रैंक, तो भाई ये तो रैंक फिर तो ये 4 में बढ़ गया, 1/4 रैंक मेरा, 1/4 उसका, 1/4 इसका। तो भाई ये रैंक वैंक जो अलग अलग आप वेबसाइट में देखोगे यार, झाका नाका रैंक, एकदम हमारे यहां से रैंक आया है, तो उनका 1/4 ही है वो, आधा आधा बांट लो, ठीक है। फिर उसके बाद पेड रिव्यूज की बात करूं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप रिव्यू जाके चेक कर रहे हो तो अरे सर मैंने कहीं और से क्लास ले ली थी सर, आज आपके क्लास में आया, आज आपके पास आया ना तो मेरा एकदम जीवन संवर गया। ये पेड कमेंट होते हैं। आप थोड़ा सा एनालिसिस करोगे, उनकी हर 4 वीडियो में जाओगे, एक ही बच्चा सेम कमेंट करके रखा हुआ है, बच्चा मतलब वो खुद के ही कमेंट होते हैं। तो भाई ये रिव्यू कमेंट ये पेड आज बहुत मामूली बात हो गई है, बच के रहिएगा। टेलीग्राम ट्रैप, आप ग्रुप में पूछोगे भाई लॉ का सब्जेक्ट किसका अच्छा है, 4 तरफ से सबके अपने अपने बंदे बैठे हैं, इससे ले ले, अब इससे ले ले, वो उसी के ऑफिस में बैठ के बात कर रहा है, इससे ले ले, मैंने उससे ही पढ़ा था। भाई साहब गजब ट्रैप है ये, खतरनाक ट्रैप है। तो इस पेड मार्केटिंग से, पेड प्रमोशन से तो बिल्कुल बचे। तो अब सही तरीका क्या है क्लास चूज करने का? जेन्युइन रिव्यू लो सीनियर से, और सीनियर का मतलब मैं आपको बता दूं, वो सीनियर जो, अब जैसे आपका जून का एग्जाम है, तो दिसंबर 23 में आपका सीनियर हो जो लेटेस्ट पढ़ा उनसे, तेरा क्या रिव्यू भाई, जितने कमिटमेंट किए थे उस टीचर ने पूरे निभाए क्या? क्लास पूरा टाइम से और 100% सिलेबस कवर किया क्या? तेरे को पढ़ने में मजा आया क्या? उसके बाद क्या रिवीजन हुआ एग्जाम के 2 महीने पहले? जरूरत पड़ने में वनडे बिफोर हुआ, पर्सनल टच बना हुआ था, कंसिस्टेंटली कुछ ना कुछ बताया जा रहा था, ऐसे करो, एक बूस्टिंग मिल रही थी, हाँ एकदम बराबर चल रहा है, बराबर। ये वो आपने रिव्यू लिया सीनियर से, और कम से कम आपको 3 डेमो देखना है प्रत्येक फैकल्टी की, जिस भी फैकल्टी का आप सीनियर से रिव्यू ले रहे हो जो रिसेंट पढ़ा है दिसंबर 23 में। तो आपको जो भी फैकल्टी पसंद आ रही है तो उसका लेटेस्ट वाला जो अटेम्प्ट हुआ है आपके किसी सीनियर का, उससे बात करो, वो आपको एकदम जेन्युइन रिव्यू देगा कि हाथी के दांत खाने के कौन से और दिखाने के कौन से, बराबर है क्या? ये जरूर करिएगा। और बता दूं कि डेमो भी ऐसा है ना, पहले सीनियर से पूछने के बाद डेमो देखने बोल रहा हूं, क्यों? हर फैकल्टी स्टार्टिंग के 10, 15, 20, 25 लेक्चर तो बेहतरीन ही पढ़ाएगा, क्यों? तब तक एडमिशन होता है ना, बराबर है क्या? एग्जैक्टली आपको आपके फैकल्टी के बारे से कब पता चलता है पता है? एग्जैक्टली 1.5 महीने बाद, 45 डेज बाद आपको पता चलता है, जब बेसिक बेसिक और चिल्लर वाले चैप्टर खत्म होने के बाद कोर कंसेप्ट शुरू होता है ना, जब टेक्निकल टॉपिक आता है, वो टेक्निकल टॉपिक को कितना सुलझा के आपका टीचर पढ़ा रहा है, समय देके प्यार मोहब्बत से, वहां टीचर की असली पहचान होती है। बोले वाह क्या बात है, ये जिस दिन निकल गया ना 45वें दिन में, क्या पढ़ाता है यार, मजा, अरे सर गजब, वो होता है भाई फैकल्टी की पहचान। 45वें दिन आपको पता चलेगा। तो इसलिए मैं सीधा डेमो देखने नहीं बोला, पहले सीनियर से पूछो, प्रॉपर रिव्यू लो, जेन्युइन एकदम। 2-3 सीनियर से बात करो जो वहां पढ़े होंगे, सब अपना अपना रिव्यू बताएंगे। क्योंकि देखो जो पढ़ा होगा अगर उसको नहीं समझा होगा, बोल देगा भाई यहां मत कर, लास्ट में तो मैंने फलाने सर का देख के पास हुआ। फिर जो हाँ जो अच्छा लगेगा, अरे बोले भाई इसको छोड़ के तू कहीं जाना ही मत, ये 1 नंबर है, फिर आप उसका डेमो देखोगे, फिर आप सही डिसीजन लोगे। डिलीवरी चेक करो उस टीचर की, आपको जम रही क्या? आप 5 दोस्त हो तो ऐसा नहीं कि पांचों के पांचों एक जगह लगा रहे हो सकता है 5 में से 2 को कोई और समझ रहा है, 2 को कोई और समझ रहा है, और एक कोई और ही समझ के ले रहा है कि भाई इसके पास ना 5 ही बच्चे बैठते हैं, मेरे को पर्सनल टच मिल रहा है, मैं यहां से पढ़ूंगा। तो भाई आपको देखो डिलीवरी संतुष्टि मिल रही कि नहीं मिल रही है, ठीक है सर। उसके बाद सपोर्ट सिस्टम समझ के लेना कि भैया एग्जाम के पहले रिवीजन हो रहा है क्या, 1 डे बिफोर एग्जाम रिवीजन हो रहा है क्या, जरूरत पड़ रही है तो। टेक सपोर्ट कैसा है, पर्सनल टच है क्या? हमारी लाइव क्लास चल रही है, हम बच्चों से नाम ले लेके बात करते रहते हैं, व्हाट्सएप का नंबर हमारा है, वहां पे बात करते रहते हैं। कभी कुछ जरूरत लगे कि भाई बहुत कुछ पर्सनल बात है तो बच्चा इंस्टाग्राम में भी पूछ लेता है, टच बना रहता है अपना, बराबर है क्या? ये सपोर्ट बना रहना चाहिए। इस प्रकार की चीजों को ध्यान रखना, उसके बाद ही क्लास लेना भाई, ट्रैप में मत फंसना। अब देखो बात आती है कि भाई क्लासेस की सेल्फ स्टडी,
राजा देखो ऐसा है कि सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है, यूट्यूब की वीडियो, फ्री रिसोर्सेज, इधर उधर से जो नोट्स मिल गया और मॉड्यूल, बराबर, उस पर आप अपना एफर्ट लगाओगे। सबसे पहले तो आप रिलायबल यूट्यूब सोर्स खोजोगे, वहां से कुछ नहीं समझ में आया आप दूसरे यूट्यूब चैनल जाओगे, वहां से कुछ नहीं समझा, यानी कि कुछ यहां से समझा, कुछ वहां से समझा, कुछ वहां से समझा, टप्पा खाते रहोगे। ये टप्पा खाना और इन टप्पों में टाइम वेस्ट करना, फ्री रिसोर्सेज जुगाड़ना, पिछले वाले से करना, अगर आप ये कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना सेल्फ एफर्ट डालो, इधर उधर से सारी चीजें करो और आप कर सकते हो। इसमें मैं ये जरूर बोलूंगा कि भाई साहब, इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो जाती है कि आप पास हो गए ही करके, क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कोई एक मेंटर नहीं आपको बताने वाला। बट व्हेन यू गो फॉर द क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कंटेंट रहता है, सही अप्रोच मिलती है आपको, एक सपोर्ट सिस्टम मिलता है कि आप ट्रैक से थोड़ा भी इधर उधर गए तो देयर इज समवन जो आपको संभालेगा, आप रियल टाइम में किसी से डाउट पूछ पा रहे हो। रिकॉर्डेड क्लासेस लिए तो व्हाट्सएप पे डाउट पूछ पा रहे हो कि सर मेरे को ऐसा ऐसा है कि मैं कैसे करूं, तो ऑब्लाइज हो जाता है टीचर कि नहीं यार, पैसे दिया है, वैल्यू पे किया, तो मेरे को इसको बताना है। यहां पे आपके पास मेंटर नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि आपका घोड़ा है लेकिन घोड़े के ऊपर कोई लगाम नहीं है, वो भागे जा रहा है कहीं पे भी। यहां पे ऐसा होता है कि घोड़ा है तो एक लगाम भी है, मतलब उसको कहां चलाना है ये टीचर को पता है। ठीक है सर, समझ में आया। तो फेस टू फेस ले सर, लाइव ले कि रिकॉर्डेड ले, कटु सत्य बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। आपको कोई सा भी कोर्स हो, आपको एक छत के अंदर सारी क्लासेस वैसी मिले जैसी आप चाहते हो, यह संभव नहीं है। आपको फेस टू फेस क्लास में कहीं ना कहीं लगेगा ये ना 3 सब्जेक्ट बढ़िया, ये वाला मेरे को नहीं जमा यार, या 2 अच्छा है, 2 ऐसे ही चल रहा है यार, कहीं ना कहीं किंतु परंतु रह गई। और किंतु परंतु की इस प्रोफेशनल कोर्स में जगह नहीं है। आपको लगेगा यार फेस टू फेस है बढ़िया, मेरे दोस्त भी है, मेरी गर्लफ्रेंड भी यही है, बॉयफ्रेंड भी यही है, सारा कॉलेज का ग्रुप यही है, बढ़िया टीचर नाच गाना शेरो शायरी करता है, ठुमके उमके लगा देता है, इतना बढ़िया क्लास चल रहा है, बराबर ठुमका लगता है एग्जाम के समय, एकदम बराबर ठुमका लगेगा एग्जाम के समय भाई। तो वो सब चक्करों में मत पड़ना। हाँ, भगवान की कृपा से आपको 4 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट अच्छे लग रहे किसी फेस टू फेस क्लास में, गो फॉर इट। बट मेरे अनुभव में आज तक मेरे को एक छत के नीचे सारी क्लासेस अच्छी मिले, ये मैंने कभी पाया नहीं है। तो आपके पास बचता है एक लाइव और रिकॉर्डेड। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है भाई साहब कि आप 4 अलग दिशाओं से, 4 अलग कोचिंग क्लासेस से बेस्ट फैकल्टी ले सकते हो। लाइव का अपना एडवांटेज, एक इंटरेक्शन बने रहता है, डिसिप्लिन बनी रहती है, टाइम से आपका सिलेबस खत्म होता है, आप डिसिप्लिन रहते हो, रोज टीचर लाइव आ रहा है, आपके हालचाल पूछ रहा है, थोड़ा सा मजा भी आ रहा है, आपको भी पता है टीचर लाइव, एक साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है। रिकॉर्डेड में ऐसा है भाई, अपने एडवांटेज है, डिसिप्लिन नहीं रहने वाली है, डिसिप्लिन आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, रियल टाइम इंटरेक्शन नहीं होगा। फायदा ये हो जाता है कि रिकॉर्डेड आप रात को 2 बजे 3 बजे 1.5 में 2 में जब चाहे तब आप अपने हिसाब से कोर्स खत्म कर सकते हो रिकॉर्डेड में। लेकिन लाइव में आपके पास खत्म करने का कंट्रोल नहीं, वो टीचर के हिसाब से सिलेबस चलेगा। तो मैं तो कहूंगा आपके पास ये 2 मोड है, लाइव और रिकॉर्डेड, आपको जैसा उचित लगे वैसा आप कर सकते हो। लाइव थोड़ा सा महंगा रहता है, रिकॉर्डेड उससे सस्ता है, यानी कि सबसे सस्ता जो रहता है वो रिकॉर्डेड रहता है। सर रैंक वाला बच्चा बनूं कि सिर्फ पास हो जाऊं? भाई साहब देखो, मैं बता दूं, रैंक तो तभी आएगी जब आप बोथ ग्रुप दोगे तब, और बोथ ग्रुप दोगे तो ही रैंक आती है। और एक सेट ऑफ का भी एडवांटेज रहता है। सेट ऑफ का एडवांटेज का मतलब क्या है कि भाई मान लो 40 40 40 40 बराबर है क्या, टोटल आपने कितने मार्क्स लिया है, 40 40 40 40 करके भाई साहब आपने लाए फर्स्ट ग्रुप के अंदर 160 मार्क्स, आने तो आपके चाहिए थे 200, बराबर है क्या। अब 400 में आपने 160 मार्क्स लिया है, बराबर है क्या, यानी कि ये फर्स्ट ग्रुप का हो गया 4 सब्जेक्ट का। मैं कहता हूं सेकेंड ग्रुप में आप हर सब्जेक्ट में 40 तो आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि बेयर मिनिमम पास होने के लिए 40 है। अगर आपने सेकेंड ग्रुप पे 60-60 मार्क्स लिया है, या 60-60 छोड़ो, मिनिमम 40 किसी एक में, और इधर उधर मिला के अगर आपका यहाँ पे 260 भी हो गया या 240 हो गया, तो अगर आप देखेंगे तो 240 प्लस 160 आप यहाँ पे 400 में क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। ये सेट ऑफ का एडवांटेज रहता है, और इस एडवांटेज को बहुत प्रोवोक किया जाएगा आपको कि बोथ ग्रुप दोगे तो सेट ऑफ का एडवांटेज है, बोथ ग्रुप की क्लास लगाओ। क्यों? पैसा दे दो भाई एक साथ का, बाकी समझेंगे फिर क्या है। तो भाई आप तो बोथ ग्रुप की पैसे दे दिए, आप तो बोथ ग्रुप की कोचिंग के लिए तैयार हो, लेकिन मैंने बोला ना, कोचिंग करना बड़ी बात नहीं, उसको संभालना बड़ी बात है। तो ये भी एक प्रकार का ट्रैप होता है कि अगर आप मेंटली और फिजिकली साउंड हो इस चीज के लिए, तो बोथ ग्रुप में जाना तो ही रैंक आएगा।
और तो ही आपको सेट ऑफ के एडवांटेज मिलते हैं। सिंगल ग्रुप में आपको सेट ऑफ के एडवांटेज नहीं। आप 40 लाए, 160 आया। इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में आप पास हो, लेकिन आपका एग्रीगेट 200 नहीं बना ना। तो इंडिविजुअल 40% और एग्रीगेट 50% आपका होना ही चाहिए। तो अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो, 40 लाए हो, 160 आया, आप फेल हो गए। इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में पास हो, एग्रीगेट में फेल हो गए। यही अगर आप बोथ ग्रुप दो और सेकंड ग्रुप में आपका 240 आ गया, तो आप ऐसे सेट ऑफ से पास हो जाते हो। अब बात आती है कि सर अगर मेरा रैंक नहीं आया तो सर मैं क्या करूंगा, सर मेरे को कोई भाव नहीं देगा क्या? सब भाव देते हैं। कटु सत्य बता रहा हूं, बात को ध्यान से सुन लेना। देयर आर पीपल हु आर रैंक होल्डर एंड देयर आर पीपल हु आर जस्ट नॉर्मल पास वाला पर्सन। बहुत बार आप ये पाओगे कि भाई जो नॉर्मली पास हुआ है वो कुछ बहुत बेहतर ही कर रहा है अपने लाइफ में एज कंपेयर टू रैंक होल्डर। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रैंक होल्डर वाला जो रैंक बन गया वो कुछ उखाड़ता नहीं है, बहुत कुछ उखाड़ता है वो भी। बट आपका जो एक कंपैरिजन है, ये जो रैंक लाया है वो तो अलग ब्रीड का है। मैं नॉर्मली पास होऊंगा तो क्या मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा? एन नंबर ऑफ एग्जांपल आपके सामने आपको दिख जाएंगे कि भाई एक रैंक होल्डर है, नॉर्मल पास वाला है, बराबर है क्या? लेकिन नॉर्मल पास वाला रैंक होल्डर के अपेक्षा में बहुत बार आप पाएंगे कि बहुत बेहतर कर रहा है। और ये भी नहीं मैं कह रहा हूं कि रैंक होल्डर वाला सिर्फ रैंक ही किताबी कीड़ा है करके बस रैंक लिया लेकिन कर कुछ नहीं पाता, वो भी अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। बट मेरा पॉइंट क्या है, अगर आपका रैंक नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि अपने लाइफ में आप अनसक्सेसफुल हो गए। भाई बहुत बढ़िया जा रहे हो, बहुत बढ़िया जाओगे आप। आपने वो इंस्टाग्राम की रील वील देखी होगी ना, सब आ रहे हैं महंगी महंगी गाड़ी में और सब नीचे कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेरे पास भी है, मैं बैक बेंचर था, बराबर है क्या? तो वो बैक बेंचर एक एवरेज स्टूडेंट का ना एक उसका क्या होता है ना, उसका एक दायरा नहीं होता है, वो एकदम रॉ रहता है एकदम। मतलब उसका ऐसा नहीं कि मेरे को ये बुक के ही अंदर पढ़ना है और यही करना है, वो थोड़ा सा रॉ रहता है, बुक के बाहर भी सोच देता है कभी कभी। तो उसके क्योंकि फ्रेमवर्क में कोई लिमिट नहीं है तो कहीं पे भी निकल जाता है। तो भाई साहब ये मिथ है, मिथ्या ही है। कह रहे भाई मेरा रैंक नहीं आएगा तो मेरे को पैकेज अच्छा नहीं मिलेगा, मेरा बिग फोर मेरे बिग फोर में कैसे ट्रेनिंग लगेगा, बिग फोर में ट्रेनिंग नहीं लगेगा तो मैं जॉब नहीं कर पाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। आज के जीवन में भाई साहब आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका कम्युनिकेशन, आपका पर्सनालिटी, आप कितने सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, क्या क्या आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर कितना नॉलेज है, ये ओवरऑल चीजें मैटर कर रही है इंस्टेड ऑफ नंबर्स। नंबर्स आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे। अब 10th 12th में आपने 90 प्लस परसेंटेज लाए हैं, क्या वो परसेंटेज के बेसिस पे आपको कोई बहुत बड़ा जॉब दे देगा, सीईओ सीएफओ का पोजीशन दे देगा? नहीं ना। तो नंबर्स डिसाइड नहीं करेंगे भाई साहब। ना तो अटेम्प्ट डिसाइड करेगा कि आप सक्सेसफुल हो कि अनसक्सेसफुल हो, ना तो आपका रैंक डिसाइड करेगा कि आप सक्सेसफुल हो कि अनसक्सेसफुल हो। तो ये मिथ्या को तो छोड़ देना। आप रैंक होल्डर का सोचो जरूर कि हाँ ठीक है भाई, मेरे को भी रैंक लाना है, मेरे को भी अच्छा उपलब्धि हासिल करना है, लेकिन अगर नहीं आया तो अरे बाप रे पहाड़ टूट जाएगा, कुछ नहीं टूटने वाला। काबिल बनो, बराबर है क्या? सफलता तुम्हारे पास खुद ब खुद आएगी, काबिल बनो बस, ठीक है। प्लानिंग और रिवीजन स्ट्रेटेजी की बात करूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो बताना चाहता हूं, देखो एक स्टैंडर्ड प्लानिंग मैं बता दूं कि भाई ऐसे ऐसे कर लेना। अब मैं बोल दिया एक दिन के अंदर तुम्हारे 8 घंटे का मैंने शेड्यूल बना दिया। अरे भाई एक दिन के अंदर 8 घंटे का शेड्यूल है, कंटिन्यूसली हर बच्चा नहीं बैठ सकता 8 घंटे। वैसे तो 8 घंटे कोई भी नहीं बैठ पाएगा, मैक्स टू मैक्स 3 घंटा 4 घंटा बैठेगा, फिर ब्रेक लेगा और फिर काम करेगा। तो मैं अगर बता दूं भाई दिन में तुमको 9 घंटे 10 घंटे 8 घंटे पढ़ना तो नहीं चलेगा। और एक कटु सत्य और बताना चाहता हूं, जब तुम्हारी क्लास चल रही होगी ना, क्लास चलती जब रहेगी तो आपको सेल्फ रिवीजन का टाइम बहुत कम मिलता है। आप रोज की अगर 4 क्लास कर रहे हो, 4 क्लास को ही अच्छे से रिवाइज कर लो ना तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। हम यहाँ पे प्रेस्टीज पॉइंट पुणे में बैठे हुए, हब है पूरे के पूरे सीएस सीएमए एकेडमी का, पूरी सारी रेनाउंड क्लासेस यही है। हर एक बच्चे का रोना यही है, सर क्लासेस तो हो रही है सर, क्लास में तो बहुत मजा आ रहा है सर, लेकिन सर ना वो सेल्फ के लिए टाइम नहीं मिल रहा है सर, इंडिविजुअल स्टडी नहीं हो रही, सेल्फ रिवीजन नहीं हो पा रहा है सर। नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि आप सोचो आप दिन भर क्लास कर रहे हो यार, पूरा दिमाग एग्जॉस्ट हो जाता है, इंसान थोड़ा सा थक जाता है। तो आप क्लास के बाद रोज की क्लास का रिवीजन कर लो, यही अपने आप में बहुत है। और जब एक बार आपने क्लास सही तरीके से की, रोज का रिवीजन सही तरीके से किया, आपको जितना ज्यादा क्लास और रोज के रिवीजन में जितना एफर्ट डाल सकते हो ना उतना डालना, आपको उतना ही कम एफर्ट रिवीजन में लगेगा।
ये सबसे बड़ा मंत्र मैंने आपको दे दिया आपकी प्लानिंग और रिवीजन स्ट्रेटेजी का। अगर आपकी क्लास सही से नहीं हो रही है, आप क्लास कर रहे हो लेकिन आप कॉन्सेंट्रेटेड वे में नहीं कर रहे हो, क्लास कर रहे हो आपको असाइनमेंट मिल रहा है, आप असाइनमेंट नहीं कर रहे हो, बस सत्यानाश करना शुरू कर दिया आपने। सो बेस्ट प्लानिंग और बेस्ट स्ट्रेटेजी दे रहा हूं। रोज की जो क्लास हो रही है, रोज की क्लास को कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से, असाइनमेंट प्रॉपर तरीके से, मार्गदर्शन प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हुए रोज की क्लास का अगर ईमानदारी से रिवीजन कर लिया, आपको रिवीजन में उतना ही कम एफर्ट डालना पड़ेगा जितना ज्यादा एफर्ट आप रेगुलर क्लास में डालोगे। और करना कुछ नहीं, क्लासेस कॉन्सेंट्रेटेड वे में करना है, ईमानदारी से, सारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़ के असाइनमेंट प्रॉपर करना है, रिवीजन प्रॉपर करना है। बस रिवीजन की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी। नहीं है खोलोगे फट 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 कैलसी चलेगा, सब कॉन्फिडेंट है ना इंसान, डर नहीं है उसको, कह रहे मेरे को कुछ आ क्यों नहीं रहा करके, आ सब रहे। रिवीजन में स्ट्रगल कब होता है? जब साला पढ़ा हुआ जो है वो बन नहीं रहा है। जब पढ़े थे तो ही ईमानदारी से पढ़े रहते, असाइनमेंट किए होते, सब रिकॉल आएगा रिवीजन के समय, तो स्मूथली होते जाएगा, फ्लो के साथ बहते जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो भाई साहब ये ध्यान रखना, ये बेस्ट प्लानिंग है। सर कॉलेज वर्सेस सीएमए के बारे से कुछ बता दीजिए सर, क्या करना चाहिए? मैं सर पहले कॉलेज करूं और मतलब प्राइवेट कॉलेज कर लेता हूं सर, सीएमए में पूरा ध्यान दे देता हूं। मेरी पर्सनल ओपिनियन है भैया, पर्सनल ओपिनियन। बाकी अगर आप बोथ ग्रुप का सोच रहे होगे, रैंक का सोच रहे होगे, तो आपका कहीं ना कहीं कॉलेज तो कॉम्प्रोमाइज हो गई। बात करूं अगर मैं आपके कॉलेज वर्सेस सीएमए के लिए कि सर मैं कॉलेज रेगुलर लूं, क्या मैं कॉलेज ऐसा चूज करूं कि बोलने के लिए रेगुलर हो लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम के लिए जाऊं और प्रॉपर ध्यान सीएमए में दूं? मेरे प्यारे भाई और बहनों, सीएमए में आपका पूरा टाइम ऑक्यूपाई होगा क्लासेस पे, रिवीजन में, तैयारी में आप ऑक्यूपाई होगे, आप किताबों में और एकेडमिक्स तक समेट जाओगे। आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है ना, सामाजिक पर्सनालिटी डेवलप होना, चार लोगों से दोस्ती बनाना, फैकल्टी अच्छी मिलेगी अगर कॉलेज में, अगर आपका अच्छा कॉलेज है, वो आपको कुछ पर्सनालिटी डेवलप कर देगी, कुछ नॉलेज की बातें बता के, अलग अलग सेमिनार होते हैं। तो अगर आपका कॉलेज अच्छा है, जहां पे आपको पता है मेरा कॉलेज तो जबरदस्त है भाई, अगर यहाँ मैं जाऊंगा ना, चार दिशा से लोग आए, चार स्टेट से चार स्टूडेंट आए, चार नई चीज देखने को मिलेगी, अच्छी भी सीखने को मिलेगी, बुरी भी मिलेगी। बुरी इसलिए कि उन चीजों से बचना है अनुभव के लिए, अच्छी इसलिए कि उनको अडॉप्ट करना और अच्छा इंसान बनना है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा, थोड़ा सा स्मार्ट बन के ओवरऑल पर्सनालिटी को रख के आगे बढ़ना है। अब जाओगे ना, देखोगे कि यार ये बड़ा फिट है, यार ये क्या करता है, बोले यार ये तो सुबह सुबह योगा करता है, जिम जाता है, आपको भी लगेगा यार मैं भी थोड़ा सा फिट रहूं, ये बहुत अच्छा ड्रेस करके आता है, ये बोलता बहुत अच्छा है, ये फलाने स्टेट से है, इसका बैकग्राउंड सीबीएसई का, कितना होशियार है, इसके सोचने का नजरिया कितना अलग है। अलग अलग लोगों से जब बात करोगे ना, माइंड ओपन होता है, पर्सनालिटी ग्रो होती है, आप पब्लिक के बीच में रहने से घबराते नहीं हो, आप बोलना सीखते हो, आप सोचना सीखते हो, आप क्वेश्चन करना सीखते हो, ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है, फैकल्टीज के बीच में रहते हो। वो ओवरऑल पर्सनालिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ अगर आपने पास कर लिया ना सीएमए और आपका ओवरऑल पर्सनालिटी, स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, कैरी करने का तरीका, सॉल्यूशन ओरिएंटेड नहीं हो, खोजी नहीं हो, लर्नर नहीं हो, ठुस टाइप के हो, तो फिर वो सिर्फ एक डिग्री रह जाएगी, एक आपका एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। तो कॉलेज अगर बहुत जबरदस्त है, आपको पता है कि भाई इस कॉलेज से मेरे को बहुत वैल्यू एडिशन मिलेगा, भाई पैरेलली चलाना, सीएमए तेरे को बहुत अच्छा क्वालिफिकेशन दे देगा और कॉलेज तेरे को बहुत अच्छी तेरी पर्सनालिटी को ग्रूम कर देगा। और ये इतना डेडली कॉम्बिनेशन होगा ना, आप समझ भी नहीं पाओगे इसको, और ये आज समझ में नहीं आएगा, ये बाद में समझ में आएगा, ठीक है। और कॉलेज अगर आपका नहीं है, आपको पता ही है यार मैं लोकल हूं, यहाँ का कॉलेज में इतना दम नहीं है, कोई इतना ढंग का फैकल्टी नहीं है, तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है भाई। तब तो आप ऐसे ही करो जैसे आमतौर पे लोग करते हैं कि भाई आप नाम का कॉलेज ले लियो, सिर्फ एग्जाम देने जा रहे हो और सीएमए को कर रहे हो, बराबर है क्या? फिर मेरी क्लासेस के बारे से आपको बता देता हूँ भाई। सीएमए की जो क्लासेस है, हमारे पास प्रत्येक सब्जेक्ट की क्लासेस अवेलेबल है, विच स्टार्ट फ्रॉम 17,500 टू 24,000। सारे रिनाउंड फैकल्टी हैं जो आप जानते हो, जिनको हमारे पास ये फैकल्टीज हैं। इस नंबर पे कॉल करके आप इनका डेमो और क्या कैसे एनरोल करना है आप पूछ सकते हो। मैं मेरे सब्जेक्ट की अगर बात करूं तो भाई साहब, पहले मेरे सब्जेक्ट के बारे से बात करने के लिए मैं अपने बारे से बता दूं कि भाई मेरे से आप क्यों पढ़ोगे। मैं लॉ पढ़ाता हूं भाई, मैं शिद्दत से सीएस किया हुआ, मैं शिद्दत से एलएलबी किया हुआ, शिद्दत से एलएलएम किया वाला स्टूडेंट हूं, शिद्दत से, घास कटे वाला काम ही नहीं है।
मैंने स्टार्ट लॉ से किया है, मैं खत्म लॉ से किया हूं और आज भी मैं लॉ पे ही हूं। मैं लॉ के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ाता। हमने एलएलबी के अंदर जजमेंट राइटिंग भी की है। हमने एलएलएम के अंदर केस स्टडी खुद से ड्राफ्ट करके उसके प्रिंसिपल लगाए हैं। आप आज मेरे पास आ जाओ, सर किसी को लीगल नोटिस भेजना है, आई टेक 5 मिनट्स 7 मिनट्स टू ड्राफ्ट द नोटिस। आप आज मेरे पास कोई केस स्टडी लेके आ जाओ, मैं 10 मिनट में आपको उसका कंक्लूजन बता दूंगा। कोई सी भी केस स्टडी हो कि मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। भाई साहब मतलब मैं ना सिर्फ लॉ पे ही जिया हूं, पूरे सीएस पे लॉ पढ़ा हूं, पूरे एलएलबी पे लॉ पढ़ा हूं, पूरा एलएलएम पे लॉ पढ़ा हूं। आप मेरे पास कोई सी भी सिचुएशन ले आओ, कोई सा भी केस ले आओ, कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ, क्या होगा, मैं 10 मिनट में आंसर लिख के दे दूंगा आपको ऑन द स्पॉट। क्यों? क्योंकि वो 10 साल का एक जो अनुभव है, जो सिर्फ लॉ में ही जिया है, जजमेंट लिखा है, फैक्ट्स को समझा है, ऑन द स्पॉट जजमेंट लिखा है, वो बैकग्राउंड ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं आपको बहुत प्यार मोहब्बत से सारी चीजों को जस्टिफाई कर दूंगा और कर भी लो। लाइव बैच चल रहा है हमारा, जो स्टूडेंट लाइव पढ़ रहे एक बार पूछो। लॉ इज ऑल अबाउट शब्दों के साथ खेलना। ऐसा खिलवाड़ कर रहे हैं हम शब्दों के साथ जिसकी कोई सीमा नहीं। तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा है भाई कि मैं लॉ ही हूं, पूरा लॉ का बैकग्राउंड है मेरा और मैं लॉ ही पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जस्टिफाई कर सकता हूं, ऐसे मुझे लगता है। बाकी तो आप डेमो देख के बता ही देंगे। और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लाइव बैच चल ही रहा है, 11:30 से 1:30 का इसका टाइम है। आपका अगर कोई क्लास छूटता है तो 100% उसका बैकअप है अनलिमिटेड व्यूज के साथ। मैं आपको 3 बुक्स देता हूं, कॉर्पोरेट लॉ की बुक देता हूं इस बुक के साथ, यानी कि कंसेप्ट बुक है और सारे पास्ट एग्जाम क्वेश्चन एमटीपी आरटीपी इस पे कवर है। आपको मैं कमर्शियल लॉ की एक बुक देता हूं, उसमें सारे वही कंसेप्ट बुक प्लस पास्ट एमटीपी आरटीपी सब कवर है। जैसे दिखाना चाहता हूं, ये हमारी कंसेप्ट बुक है, सारे क्वेश्चन आंसर इसी के साथ साथ है। देखो बहुत सारे आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे कंसेप्ट के साथ साथ। ये हमारी चार्ट बुक है, ठीक है, ये हमारी चार्ट बुक है और ये चार्ट बुक को बहुत सारे टीचर कॉपी मारे हुए हैं, पता ही होगा आप लोग को। तो ये हमारी चार्ट बुक है। तो टोटल आपको ऐसे 3 चार्ट बुक मिलती है, कॉर्पोरेट लॉ, कमर्शियल लॉ और आपको एक मिलती है चार्ट बुक, मास्टर चार्ट बुक बोलता हूं। तो कॉर्पोरेट लॉ और कमर्शियल लॉ ये 2 हो गए। मास्टर चार्ट बुक के अंदर इंडस्ट्रियल लॉ और एथिक्स का कंसेप्ट भी है और चार्ट बुक भी है, और उसी मास्टर चार्ट बुक के अंदर कॉर्पोरेट लॉ का भी चार्ट बुक है, एथिक्स का भी चार्ट बुक है, इंडस्ट्रियल लॉ का भी चार्ट है। सर कमर्शियल लॉ का चार्ट बुक नहीं है क्या उसके अंदर? कमर्शियल लॉ हम ऑन द स्पॉट क्लास पे ही सारे चार्ट बना देते हैं, जस्ट आपके रेफरेंस के लिए, क्योंकि बात निकल रही तो एक बार मैं आपको बताना चाहता हूं कि कमर्शियल लॉ में कैसे हम क्लास में ही ऑन द स्पॉट कैसे चार्ट बना लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूं, एक ही सेकेंड बस, कि क्लास पे ही कैसे हमारा चार्ट बन के निकल के आ रहा है। तो देखो ये हमारा कमर्शियल लॉ भी चल रहा है क्लास के अंदर। ये देखो ऑन द स्पॉट मैं यहीं पे क्लास पे चार्ट बनवाता हूं, लिखने का वक्त देता हूं। क्यों? क्योंकि भाई ये थोड़े से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो पूरा का पूरा कमर्शियल लॉ ऑन द स्पॉट क्लास पे ही अपना चार्ट बन जा रहा है। ये अपना बात हो गई इसकी। और राजा मैं बताना चाहता हूं, ये तो हो गई रिकॉर्डेड बैच। अगर आप लेते हो इसका तो 6500 का प्राइस है, लाइव लेते हो तो 7500 रुपीज है। 100% बैकअप रहेगा। अगर आपका लाइव छूट जाता है तो अनलिमिटेड व्यूज के साथ। डिवाइस रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, आप डिवाइस नहीं बदल सकते, पता है वो आपको सिक्योरिटी रीजन की वजह से। ये था मेरे सब्जेक्ट के बारे से। और बाकी तमाम सारी क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है, ग्रुप 1 की भी और ग्रुप 2 की भी। अब बात आती है कि भाई मंत्र क्या है सक्सेस का। भाई साहब मैं एक बात बताना चाहता हूं, ये अगेन आपको कोई कुछ बोलेगा नहीं इसके बारे से। आज इंडस्ट्री ऐसे हो गई है कि माँ बाप, फैकल्टीज, माहौल ऐसा हो गया कि लड़ो, बस लड़ो, आगे बढ़ो, इससे भी आगे उससे भी आगे। आप एक शायरी सुन लो मेरे से और उसको याद रखना कि चूहों की दौड़ में, चूहों की दौड़ पे अंत पे जो जीतने वाला चूहा होता है ना, वो ये भूल जाता है कि अंत में वो भी एक चूहा है। रैट रेस चल रही है, सब आगे पीछे हो रहे हैं। तो लास्ट में जो चूहा जीता वो भूल गया कि हूं तो आज भी मैं चूहा, जीत के मैं क्या कर लूंगा। अरे इतना बड़ा ब्रह्मांड है, किसके किसके साथ कंपटीशन करोगे? तुम्हारी नजर में आज 100 बच्चे दिख रहे हैं, उनसे कॉम्पीट कर रहे हो। अरे पूरे इंडिया के अंदर ऐसे हजारों बच्चे। तो भाई साहब सक्सेस का मंत्र अगर बताऊं तो हर चीज का आपको बैलेंस रखना है। हर चीज में 4 चीजें मेरे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में 4 चीज होती है जिसको उसको बैलेंस रखना पड़ता है। सबसे पहले आध्यात्मिक जीवन। भाई जब तक स्पिरिचुअल नहीं होगे आप सक्सेसफुल का डेफिनेशन ये मत समझना ना बहुत पैसे आ गए, पदवी आ गई, आप सक्सेसफुल हो गए। एक समय के बाद वो पदवी पैसे के बाद भी आपको लगेगा यार कुछ मिसिंग है। और मिसिंग क्या रहता है? अध्यात्म। जब तक अध्यात्म नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, स्पिरिचुअल नहीं हो, सुकून नहीं मिलने वाला।
भगवान के आगे हर चीज अर्पित करने के बाद ही सारी चीज करा करो, मजा आएगा। दूसरा, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के अंदर भाई साहब आपके दोस्त यार, आपके जो रिलेशन है, दोस्त यार भी होने चाहिए बकायदा। अगर कोई दोस्त यार नहीं है, अकेले भले एक दोस्त क्यों ना हो, दो दोस्त क्यों ना हो, वो सामाजिक जीवन यानी कि समाज में आपका उठ बैठ होना चाहिए, आपकी दोस्ती यारी होनी चाहिए। तो एक हो गया आध्यात्मिक, एक हो गया सामाजिक, एक हो गया निजी जीवन। निजी जीवन में ऐसा है कि भाई माँ बाप आ गए, आपके रिलेशन आ गए, बराबर है क्या, आपके अपने लोग आ गए, इनके सामने कभी ईगो मत दिखाना, इनके साथ बहुत बढ़िया रहना। और चौथा अपना आता है व्यापारिक जीवन। व्यापारिक जीवन भी बहुत जरूरी है। कहीं एक जगह काम कर रहे हो, बराबर है क्या, और आपको कोई पसंद ही नहीं करता आपके रवैयों के, आपकी वर्किंग स्टाइल को, क्योंकि देखो बिजनेस जब आप करते हो ना, तो किसी इंडस्ट्री में तो आप रहोगे, जैसे हम एजुकेशन इंडस्ट्री के अंदर है, बराबर है क्या, प्रत्येक फैकल्टी सीएमए का हमको सब कोई जानते हैं। अगर आपका इस इंडस्ट्री में रिलेशन बिगड़ जाए, आप बोलोगे अरे मैं ऐसा नहीं करूंगा, जैसे हमारे साथ आज लोग जुड़ने को करते हैं, हम सबके साथ हाथ मिलाते हैं कि आप भी आओ, आप भी आओ, मार्केट ऐसा हो रखा है तो जुड़ो सबके साथ। आप बोलोगे नहीं मैं तो अकेला चलूंगा, मैं अपनी खुद की इंडस्ट्री चलाऊंगा, लोग बोलेंगे जान दे, बोले चल इसको अपना अपना करते हैं, आप पीछे रह जाओगे। तो भाई साहब आध्यात्मिक, सामाजिक, निजी और व्यापारिक, ये चार प्रकार के जीवन हैं एक इंसान के पूरे इस एग्जिस्टेंस में। ये चार को बैलेंस रखना, व्यापारिक रिश्ते अच्छे होंगे, अच्छे लोगों के साथ जुड़ोगे, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, पैसा बहुत आएगा। पैसे से सहूलियत आती है, सुकून नहीं आता है, ठीक है। निजी जीवन अच्छा रहेगा तो मेंटल पीस रहेगी कि अपने खुश हैं, पैसा अच्छा है, अपनों के लिए सहूलियत खरीद पा रहे हो, बराबर है क्या, निजी जीवन अच्छा है तो यहाँ पे सुकून मिलेगा। अध्यात्म से तो सुकून मिलता ही है। और सामाजिक जीवन ऐसा है कि इतनी सुकून भरी लाइफ में दो दोस्त मिल गए, गप्पे मार लिए, स्कूल की बातें याद कर लिए, इंसान अपने वर्कलोड से, अपने वर्क लाइफ से, अपनी पढ़ाई से रिलैक्स हो जाता है, थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है, फिर आगे। तो ये सबका बैलेंस चलते रहता है, ये होता है मंत्रा फॉर सक्सेस। लड़ना भिड़ना मत करना, सेल्फ सेंटर हो जाओ, अपने ऊपर काम करो। वो क्या कर रहा है इस पे एनर्जी डालोगे, किसी से जलोगे, उससे आपका कोई भला नहीं होगा, आपका ही खुद जलेगा। अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर काम करो, अपनी स्किल डेवलप करो, वन ऑन वन अपने से ही कॉम्पीट करो कि पहले जो था उससे और बेहतर बनो। अपने आप ऊंचाइयों को छूते रहोगे, और कितनी भी ऊंचाई पहुंच जाओ, आपसे कोई ना कोई बेहतर रहेगा ही और आपसे कोई नीचे भी रहेगा। इसीलिए बोल रहा हूं कंपेयर मत करना, नहीं तो सत्यानाश हो जाएगा। वन ऑन वन कंपटीशन करो, ये चार चीजों का बैलेंस करो, जीवन में आप बहुत आगे जाओगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल लगा होगा। चैनल में न्यू हो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इतना ओपन होके मुझे नहीं लगता आपको कोई समझाएगा। जो बोला हूं अप फ्रंट, जो ग्राउंड रियलिटी वो बोला हूं, ठीक है दोस्तों। कमेंट में अपने विचार जरूर व्यक्त करना। टेक केयर, बाय बाय।